नमस्कार साथियों, स्टडी शाला 2.0 की एक और ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वाणी की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है और पढ़ने वाले बच्चे उनकी पूजा ना करें तो फिर व्यर्थ ही है। माँ सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर रहेगी वो तो फिर जान ही रहे हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण और व्याकरण का अर्थ। देखिए, व्याकरण का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा विधन आधन करण, मतलब किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से समझना, पढ़ना, उच्चारण करना, लिखना। ये सारी चीजें हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? व्याकरण के अंतर्गत। व्याकरण में क्या क्या हमने पढ़ा? तीन चीजें: लेखन, उच्चारण और क्या पढ़ा? अनुप्रयोग या समझ। अनुप्रयोग, और जब अनुप्रयोग तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर समझ होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने पढ़ा था व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग में प्रायः तीन: वर्ण विचार, दूसरा था, आप लोग अपने मन में दोहराते रहें जिससे आपको पिछली क्लास की चीजें याद आती रहें, दूसरा था शब्द विचार, और तीसरा जो था वो वाक्य विचार। वाक्य विचार। अब देखिए दोस्तों, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। देखिए, व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार पढ़ेंगे तो इसका मतलब है इसको व्याकरण की इन तीनों विशेषताओं के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। मतलब क्या क्या हम पढ़ेंगे? वर्ण विचार में देखेंगे इसका लेखन कैसे होगा, उच्चारण कैसे होगा, इसका प्रयोग कैसे होगा, इसकी समझ तक हम लोग पूरा विकसित करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत हमने बताया था, देखिए वर्ण विचार के अंतर्गत तो हमने बताया कि वर्णमाला में पढ़ेंगे, कल इस पे बात हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से एक बार दोहरा दिया जा रहा है कि देखिए वर्ण विचार, यहां पर क्या आता है? एक है वर्ण, एक है शब्द और दूसरा है वाक्य। ये तीन चीजें हो गई। आप लोग जानते हैं वाक्य किससे मिलकर बना है? शब्द से। किससे मिलकर बना है? शब्द से। और शब्द किससे मिलकर बना है? वर्ण से। ठीक है दोस्तों, अब वर्ण की बात आई थी तो वर्ण किससे बनता है? जब ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? वर्ण। यहां लिपिबद्ध कर दिया जाता है। जब लिपिबद्ध का मतलब उसको एक लिखित संकेत दे दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं लिपिबद्ध कर देना। अब आगे देखिए, ये चीजें कल आपको पढ़ा दी गई थी। यहां पे हमने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की अगर पूछा जाएगा तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हम देंगे? वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब एक सवाल और आता है कि अगर सर ऑप्शन में वर्ण ना रहे, वर्ण की जगह पर ध्वनि रहे, और सवाल वही रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो दोस्तों अगर वर्ण नहीं दिया है तो आप ध्वनि लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको अगर वर्ण और ध्वनि दोनों दिया है तो आपको वर्ण पर ही लगाना है। अगर पूछे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपको ध्वनि ही लगाना है, वर्ण नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और हो सकता है कि आ जाए भविष्य में कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आप लोग अनुमान लगा सकें तो इसका उत्तर देने की कोशिश करें। तब तक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। चलिए, अगर आप लोग उत्तर दे चुके हो तो यहां पर देखें। अब कमेंट से थोड़ा सा ध्यान हटाकर आप लोग यहां देखें। देखिए दोस्तों, हमने तीन चीजों पर चर्चा की।
वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बताएं कि अगर हम कोई वर्ण लिख दें तो इसका अर्थ कुछ निकलेगा? जवाब आपका क्या होगा? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अर्थ नहीं निकलेगा, इसका मतलब अर्थ के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी गणना उसमें नहीं करेंगे। अब देखते हैं अर्थ किसका निकलेगा, या तो शब्द का निकलेगा या वाक्य का निकलेगा, है ना दोस्तों। अब देखिए जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, एक वाक्य लिख देते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं। दोहा है, छंद है, चौपाई है, लोकोक्तियां है, मुहावरे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक अर्थ सम्मत होती हैं, अर्थ देती हैं। तो अगर अर्थ के आधार पर हमसे कोई पूछे तो हम कितने भेद बताएंगे? दो, एक शब्द और एक वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब अगर पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएं कि अर्थ के आधार पर तो ये दोनों है, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा, वाक्य या शब्द? आपका उत्तर होगा शब्द। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक और नई चीज आपके सामने आ गई कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम लोग आ गए। इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने वर्ण और अक्षर में अंतर भी समझ लिया था। देखिए अगर हम बोर्ड से हट जा रहे हैं तो आप नोट करने की बजाय उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपका नोट करने में जो समय जाएगा वो बच जाएगा और आप यहां पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली चीज हम लोगों को पढ़नी है वर्ण। वर्ण सबसे पहले देखिए हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो जहां से जो चीज भी सीखने को मिले वो सीखते चलेंगे। देखिए जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको आप निरर्थक कदापि ना समझें। प्रश्न में कभी भी कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको तन्मयता से पढ़ते जाएं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आने की संभावनाएं सभी जगह से हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग छोटी छोटी चीजों में संभावनाएं ढूंढते हैं, तो यहां पर संभावनाएं ढूंढने में क्या समस्या हो जाएगी? कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप उतना पढ़िए जितना आपके सामने आ जाए, सारी चीजें पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में बैठने का अवसर आपको एक बार मिलेगा, और अगर एक बार मिलता है तो उसको भुनाने की पूरी कोशिश करें। वहां पर जाकर ये ना सोचना पड़े कि यार ये चीज हमने पढ़ ली होती तो आज यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा और सही हो जाता। वहां पछताने की बजाय यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो वहां पछताना नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलिए, अब वर्ण के कई पर्याय होते हैं। वर्ण का एक पर्याय होता है रंग से, एक पर्याय होता है जाति से, ठीक है, और एक पर्याय होता है जो वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं उससे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपके पर्यायवाची में पूछा जा सकता है, पर्याय में पूछा जा सकता है। दे देगा, ये दे दिया वर्ण, निम्न में से वर्ण का क्या अर्थ नहीं है, तो वहां लिख देगा रंग, जाति। अक्षर भी दिया जा सकता है, अगर वर्णमाला की जगह अक्षर दे देगा तब भी आप उसका अनुमान यही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करें। देखिए कल जो है कुछ कमेंट में हमने देखा था कि कुछ लोगों ने कहा कि सर बहुत जल्दी मिटा देते हैं, तो आज जो है उसका निराकरण हो जाएगा। मिटाने से पहले हम थोड़ा सा हट जाएंगे और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण के बारे में। और वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। कितने भागों में बांटा गया है, कल इस पर बात हुई थी। स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। वर्ण के ऊपर एक प्रश्न आया था, शायद 2016 में आया था, और यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में आया था कि देखिए प्रश्न ये था
लिपिबद्ध संकेतों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखिए, लिपिबद्ध संकेत हमने आपको बताया था कि जब जो है किसी ध्वनि को संकेतों का रूप दे दिया जाता है, मतलब लिख दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं लिपिबद्ध कर दिया जाता है। और वो संकेत क्या होते हैं? वर्ण। क्या होते हैं? वर्ण। अगर आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाए कि वर्ण के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे, तो आप वर्णमाला तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा घुमाया गया, लिपिबद्ध संकेतों को कर दिया गया, तो इससे आप लोग भ्रमित ना हो, इसीलिए हमने बहुत छोटे स्तर से पढ़ाना शुरू किया ताकि आपके अंदर समझ विकसित हो सके। अगर कुछ घुमाया जाए परीक्षा में तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम रहें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वर हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले स्वर, सबसे पहली बात आती है कि स्वर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो स्वर देखिए स्वतंत्र होता है, और ये जो व्यंजन होता है इसको जो है ये स्वतंत्र नहीं होता है, इसको सहारे की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है, अगर स्वतंत्र होता है तो किससे स्वतंत्र होता है, किस दृष्टि से स्वतंत्र होता है? अगर स्वतंत्र नहीं है तो किस दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है? देखिए, स्वर की एक परिभाषा है संस्कृत में, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, मतलब जो स्वयं का राजा हो, स्वयं राज करता हो, वही स्वर है। मतलब वो किसी पर आश्रित ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वतंत्र का मतलब ये है कि जिनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता है, उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वतंत्र रूप से उच्चारण का क्या मतलब है? जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख विवर से, हमारे वाग यंत्र से जो वायु निकलती है उसे प्राणवायु कहा जाता है। वो जो प्राणवायु निकलती है वो बिना अवरोध के बाहर आती है, बिना अवरोध के बाहर आती है, उसी को कहा जाता है कि वो स्वतंत्र होती है। अब देखिए, स्वर का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो व्यंजन का उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से होता है। ठीक है दोस्तों, स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। अब अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि स्वर की परिभाषा आप क्या देंगे, तो आप कहेंगे कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो उच्चारण के लिए स्वतंत्र होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहां एक और बात जोड़ना चाहेंगे। ठीक है, उसकी जरूरत अभी थोड़ी सी आगे पड़ेगी। संस्कृत में स्वर को अच भी कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है संस्कृत में। अब जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे, माहेश्वर के 14 सूत्र पढ़े होंगे, वो ये तुरंत समझ जाएंगे। जो प्रत्याहार जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तब भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देंगे, जिससे अगर प्रश्न में कुछ भी ऐसा आए तो आपका छूटे ना। हमने फिर से कहा कि संभावनाएं सब जगह से बन सकती हैं, इसलिए हम लोग कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर। स्वर कैसा होता है? उच्चारण में स्वतंत्र होता है। और व्यंजन कैसा होता है? उच्चारण में स्वर की सहायता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्यंजन को हम लोग अभी फिर पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्वर के बारे में। ठीक है, तो अब हम ये सारी चीजें मिटा दे रहे हैं और केवल बात करेंगे हम लोग स्वर पर। हमने अभी बताया कि स्वर का उच्चारण कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अब जो स्वर से प्रश्न बनते हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्वर, सबसे पहली बात आती है कि परिभाषा हो गया। स्वर क्या है? तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। कैसे? उच्चारण, स्वतंत्र उच्चारण होता है इनका,
ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। अब बात आती है इनकी संख्या पर। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। आपको ऑप्शन में 11 और 13 ये दोनों ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं ये अभी हम आपको बता रहे हैं, और इसका सही उत्तर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। ये जो है 11 स्वर वो हिंदी में होते हैं। किसमें होते हैं? हिंदी में होते हैं। और जो 13 स्वर होते हैं ये मूल भाषा में होते हैं, और मूल भाषा आप लोग जानते हैं संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात आई कि ठीक है सर, अगर हिंदी में 11 होते हैं तो वो हमको बताइए कैसे होते हैं, और अगर संस्कृत में 13 होते हैं तो वो कैसे होते हैं। हम कैसे मान लेंगे 13 होते हैं 11 होते हैं? बात आपकी बिल्कुल सही है, आप कैसे मान लेंगे? तो चलिए हम लोग गिन के देख लेते हैं, वहां से हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि 11 होते हैं कि नहीं होते हैं और 13 होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए, वर्णमाला में स्वर जो आप लिखते हैं अ, आ, ई, उ, री, यही तो लिखते हैं। फिर लिखते हैं ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये आप लिखते हैं वर्णमाला में जब स्वर लिखते हैं तो। लेकिन दोस्तों हम पहले बता दें कि इन दोनों वर्णों को स्वर में नहीं गिना जाता है, अतः इसको आप अलग रखेंगे। इसके बारे में हम एकदम बहुत बाकायदे चर्चा करेंगे। इसमें बहुत लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये होता क्या है, कैसे है। आज वो सारी चीजें यहां पर स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, अब आप लोग गिन के दिखाइए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये जो हैं ये हिंदी में इन्हीं को 11 स्वर में गिना जाता है। हिंदी के स्वरों में यही 11 स्वर आते हैं। अब बात आती है इनकी, इनको अभी छोड़ते हैं। बात आती है कि सर 13 स्वर मूल भाषा में कैसे होते हैं? यही वर्ण तो वहां भी होते होंगे? नहीं दोस्तों, ये तो होते ही हैं इनके साथ। ये री देखिए है, री इसको बोलते हैं ह्रस्वरी, और यहां पर जो होता है वो देखिए क्या होगा, री। ए जो संस्कृत में होता है, यहां हिंदी में हम लोग केवल एक बार घुमाते हैं और ये 2 बार घुमा दिया जाता है, और संस्कृत में इसी को क्या बोलते हैं? दीर्घ री। क्या बोलते हैं? दीर्घ री। इसको भी इसमें जोड़ा जाता है, वर्ण में स्वर में गिना जाता है। संस्कृत के स्वर में री, ये ह्रस्व री और ये दीर्घ री, ये दोनों री जुड़ते हैं। बात आती है सर तब भी तो 12 ही हुए, तो हम बता रहे हैं कि उसमें संस्कृत में एक और स्वर होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं लृ। क्या पढ़ते हैं? लृ, और ये संस्कृत का हो जाता है 13वां स्वर। अब दोस्तों बात आई कि कैसे उसमें ऐसा होता है जब प्रत्याहार पढ़ा जाता। हमने बताया कि स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच, और ये एक प्रत्याहार है। माहेश्वर के सूत्र जिनको याद होंगे, अयुर ऋलृक अयोंग अयोच, तो उसमें जो है अयोच चा तक होता है, तो चा को छोड़ के बाकी आ से लेके ए औच औ तक गिना जाता है, तो वो आप गिनेंगे तो ये 13 वहां पर संस्कृत में निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? 11 हिंदी वाले हो गए, और ये जो 2 संस्कृत के होते हैं तो इनको मिला के संस्कृत में 13 हो जाते हैं। और जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में केवल इन 11 वर्णों को स्वर में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं अंग और आहा पर। ठीक है, इनको हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह की श्रेणी में रखा गया है। अयोग वाह, इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर, स्वर स्वतंत्र उच्चारण की दृष्टिकोण से स्वतंत्र होते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा। 13 वर्ण जो होते हैं, 13 स्वर जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, और हमने देख लिया कि कौन कौन से स्वर उसमें होते हैं। आप लोग नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं अयोगवाह की। हो गया? नोट हो गया? चलिए आगे।
अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं अयोगवाह की। अभी हमने देखा कि अंग और रहा जो है वो अयोगवाह है। भैया अयोगवाह है तो हम कैसे मान ले, उसका अर्थ तो हमको समझाइए कि अयोगवाह है तो क्यों है। ठीक है दोस्तों, चलिए अयोगवाह इसका हम लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं ताकि दोबारा जो है इसमें कोई कमी आपको न रह जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम इसका एक बार शब्द विच्छेद कर दें तो क्या होगा, अ धन योग और धन वाह। ठीक है, अयोग, आ का अर्थ हमने बताया था कि जब भी आ का अर्थ लिया जाएगा आ उपसर्ग का अर्थ हमेशा कैसा होता है, नकारात्मक, मतलब नहीं के अर्थ में। और योग का मतलब जुड़ना, किसी के साथ जुड़ना। और वाह का मतलब होता है, यहां पर अयोग वाह का अर्थ होगा, वाह का मतलब होगा वहन होना या साथ चलना या ढोना किसी चीज को। ठीक है, वहन करना मतलब ढोना। अब देखिए इसका अर्थ हमको क्या निकल के आ रहा है, अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि बिना किसी के साथ जुड़े। अयोग मतलब किसी के साथ नहीं जुड़ता है, फिर भी क्या करता है, वहन करता है। किस चीज का वहन करता है, अर्थ का। ठीक है, तो अयोगवाह वे वर्ण कहे जाते हैं जो बिना किसी के साथ जुड़े अर्थ का वहन करते हैं, अर्थात अर्थ देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, जो बिना किसी के साथ जुड़े अर्थ का वहन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक बिंदु यहां पर देखिए, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनको स्वर और व्यंजन के बीच में रखा जाता है, वर्णमाला में इनका स्थान स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। अब बात आती है कि सर उनको तो हमने स्वर के साथ लिख देते हैं, हम लोग जब वर्णमाला लिखते हैं तो स्वर के साथ लिख देते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो देखिए, अगर हम अभी स्वर की बात किए हैं कहां तक है, अ तक, स्वर हमने अ तक गिना, तो अ के बाद आए अंग और आहा, और इसके बाद तुरंत व्यंजन शुरू हो गए। तो यहां तक स्वर है, फिर इसके बाद व्यंजन, तो ये इसके बीच में ही तो हुआ, स्वर और व्यंजन के बीच में ही तो लिखे जाते हैं। अयोगवाह की स्थिति क्या होती है, स्वर और व्यंजन के बीच में होती है। लेकिन अब फिर से बात आती है कि सर आपने कहा ना स्वर है ना व्यंजन है, और अर्थ देते हैं, कैसे देते हैं इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए जो अयोगवाह होता है वो व्यंजन के साथ नहीं जुड़ता है। किसके साथ नहीं जुड़ता है, व्यंजन के साथ नहीं जुड़ता है, ये हमेशा स्वर के साथ जुड़ता है। किसके साथ, स्वर के साथ। देखिए अयोगवाह की परिभाषाएं बहुत सी मिलती हैं, ठीक है, लेकिन इस परिभाषा को आप लोग याद रखिए कि इसका जो अर्थ है वो यही स्पष्ट मानिए। ठीक है, अब देखिए अयोगवाह किसके साथ जुड़ते हैं, स्वर के साथ, ये व्यंजन के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे, अब देखिए हम आपको इसका विच्छेद करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए और आप कभी भविष्य में इसको लेकर परेशान ना हो। देखिए अच्छा, अयोगवाह हमने अभी बताया, अंग और आहा, इसको तो हमने लिखा नहीं यहां पर, लेकिन यहां देख लीजिए अयोगवाह कौन है, अंग और आहा। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि अंग और आहा किस श्रेणी में आते हैं, तो वहां लिखा है स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, और एक और लिखा था अंग और सॉरी अयोगवाह। तो अंग और आहा अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अगर इसको घुमा के पूछ ले कि अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप उसका उत्तर देंगे अंग और आहा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मयंक, ठीक है, इसका अगर हम विच्छेद करें तो हम बीच का विच्छेद करेंगे। मान लीजिए ये म है, धन, अब देखिए इसमें क्या होगा, य धन अ धन। अब ये अनुस्वार आता है, अंग वाला अनुस्वार और क। ठीक है, अगर इसको हम केवल अनुस्वार लिखें तो देखिए ये अंग ही होता है। अभी उसको बताते हैं कि क्या है ये। अब जो है ये किसके साथ जुड़ा, अ के साथ। माफ कीजिएगा दोस्तों,
किसके साथ जुड़ा? आ के साथ। तो अ क्या है? आ स्वर है। आप कभी भी अनुस्वार और विसर्ग, ये अंग और आहा को देखेंगे तो वो हमेशा स्वर के साथ ही जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये व्यंजन के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं। अब देखिए भाई, सही सी बात है, अगर जो है व्यंजन के साथ नहीं जुड़ता है, स्वर के साथ जुड़ता है, तो स्वर ने इसको अपने घर में रहने की परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि भैया आप हमारे साथ तो रह सकते हैं, लेकिन हम आपको अपने परिवार का सदस्य नहीं गिनेंगे कभी भी। जैसे गांव में देखिए, एक परिवार होता है जो अपने हरवाह चरवाह जिनको बोलते हैं रखते हैं गांव में, तो अपने घर पे रखते हैं, खाना पीना खिलाएंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन जब उनसे कोई पूछेगा भैया आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो क्या वो उनको गिनते हैं? नहीं। लेकिन वो जो आदमी रहता है उनके घर पे, सेवा करता है, उनके काम धाम करता है, वो वहीं रहता है, उनके साथ ही रहता है, उन्हीं के साथ जुड़ता है, इसलिए उनको घर में रहने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन वो सदस्य में नहीं गिने जाते हैं। सेम उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से अयोग वाह होते हैं, स्वर के घर में रहने की परमिशन है, लेकिन उसका सदस्य नहीं गिने जाएंगे। इसीलिए हम लोग वर्णमाला में एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वर वाली लाइन में उसको लिख देते हैं, लेकिन आप ये मानिए कि स्वर और व्यंजन के जो हमने उदाहरण दिया आपको, ये आप याद करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उसको स्वर नहीं गिना जाता और ना ही व्यंजन गिना जाता है। चलिए दोस्तों, अब एक चीज और आती है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अगर आपको लगेगा कि क्लास बहुत लंबी हो रही है तो भी बताइएगा। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी चीजें पढ़िए आप, वो आपके अंदर समझ विकसित कर दे। देखिए दोस्तों, बहुत जल्दीबाजी में ना पढ़े, अभी चुनाव है, चुनाव के बाद कम से कम 3 से 4 महीने बाद ही कोई वैकेंसी आने वाली है, और ये हिंदी का टॉपिक हमें नहीं लगता कि बहुत लंबा चलता है। ये व्याकरण ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में आपका खत्म हो जाएगा, तो 2 महीने के अंदर कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना आप अच्छे से पढ़ें, ताकि आगे आने वाली किसी भी परीक्षा में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों एक चीज और, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है उसके उत्तर देने के लिए आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है। जैसे जब तक हम आपसे कुछ बात करते हैं तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो अनुस्वार और विसर्ग हमने लिखा है, तो आप वहां क्रम से लिख सकते हैं कि अनुस्वार अंग और हम से अनुस्वार कौन है और विसर्ग कौन है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो नए जुड़े हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। एक और सूचना है दोस्तों कि टेलीग्राम पर स्टडीशाला 2.0 का एक ऑफिशियल चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर आपको जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी नई वीडियोज आएंगी, उनकी लिंक और जो भी सूचनाएं होंगी वहां पर शेयर कर दी जाएंगी। और स्टडीशाला का लोगो आपके पास है ही, और जो चैनल है उसका नाम देखिए दोस्तों ये है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग देख रहे थे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का अर्थ जो होता है वो बिंदु से लगाया जाता है, और यहाँ पर जो अंग होता है इसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं, और जो विसर्ग होता है उसे हम लोग कहते हैं आहा। ठीक है, देखिए इसका हम आपको प्रयोग दिखा दे रहे हैं। जैसे अंग का प्रयोग है पंक या पंकज। अभी हमने मयंक भी बताया था। देखिए इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसको जब हम संधि पढ़ाएंगे तो वहां हम बता देंगे कि ये आधा ना होता है कि बिंदु होता है। ठीक है, और देखिए जैसे लंका या, और आप जो भी सोच सके जिसमें बिंदी लगी होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जैसे हम लोग लिखते हैं प्रातः, प्रातः। ठीक है, तो ये जो बिंदी लगा दी जाती है ये क्या कहा जाता है? संस्कृत सॉरी माफ कीजिएगा, विसर्ग कहा जाता है। अब विसर्ग जो प्रयुक्त होता है, जो प्रयोग किया जाता है, वो संस्कृत के शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है, हिंदी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है। जहां भी विसर्ग लगता है वहां ह का उच्चारण आता है। किसका उच्चारण आता है? ह का उच्चारण। जैसे प्रातः। ठीक है, इस दिन सॉरी इस
विसर्ग का जो है इसका उदाहरण आप और भी आपको मिल जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलते जाएंगे। आप इतना जानिए विसर्ग यही होता है, दो बिंदियां लगा दी जाती हैं और उसका उच्चारण हाँ करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये हो गया आपका। अब अनुस्वार और विसर्ग के एक नाम और हैं। देखिए, अनुस्वार को कहा जाता है शीर्ष बिंदु वाला। ये आप लोग हम इसलिए बता दे रहे हैं कि कोई भी चीज छूटे ना। शीर्ष बिंदु वाला, शीर्ष बिंदु वाला। और विसर्ग को कहते हैं पार्श्व बिंदु वाला, पार्श्व बिंदु वाला। जब आप पढ़ें तो आपका उद्देश्य ये रहे कि चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएं और दोबारा आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अब बात आती है शीर्ष बिंदु वाला क्यों कहा जाता है। शीर्ष बिंदु का मतलब ये हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगते हैं, ठीक है। और पार्श्व मतलब होता है सामने, पार्श्व का अर्थ होता है सामने। तो जो विसर्ग लगता है वो हमेशा, जैसे अभी हमने प्रातः लिखा था तो कहां लगा था, सामने। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें जान ली। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, ये व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं, ये केवल स्वर के साथ जुड़ते हैं। स्वर के साथ भले लिखे जाते हैं लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं। इसका विच्छेद करिए, अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण होते हैं जो किसी के साथ जुड़े बिना ही अर्थ का वहन करते हैं, अर्थ देने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नोट्स आप लोग बनाते रहें ताकि जब रिवीजन करना रहे तो आपको जरा सी भी समस्या ना हो। ये पूरी क्लास रिवीजन के लिए देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आप लोग लगे रहें, पढ़ते रहें ताकि परीक्षा में आपको सफलता मिले। चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्वर, ठीक है। और हमने स्वर की संख्या देख ली, अयोगवाह देख लिया। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 हिंदी में और 13 संस्कृत में। अब देखिए, स्वर के भेद अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि स्वर के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। अब देखिए, जब भी हम मात्रा की बात करते हैं तो वहां पर मात्रा का संबंध इससे होता है कि किसी वर्ण के उच्चारण में कितना समय लगता है। इसका मतलब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। एक चीज दोस्तों, जब हम ये टॉपिक वर्णमाला पढ़ चुके होंगे तो हम वर्णमाला का आपको एक ऐसा ग्राफ बनवाएंगे जिसमें वर्णमाला में ही आपकी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। केवल एक पेज में आपकी सारी चीजें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। तो उसका इंतजार करिए और ध्यान से पढ़ते रहिए कि हम लोग वर्णमाला खत्म कर लेंगे फिर उस चीज पर पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर वर्णों को, स्वरों को, सॉरी वर्णों को नहीं, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पहला भाग क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसका उत्तर तो आप लोगों को पता ही है, फिलहाल सबको याद ही होगा। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। अभी हम इसको भी समझाएंगे कि प्लुत स्वर होते क्या है। देखिए, यहां पर आपकी समझ विकसित की जा रही है। व्याकरण तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं लेकिन बिना समझ के पढ़ने में केवल याद करेंगे, याद करेंगे 10 दिन बाद भूल जाएंगे। तो यहां पर हम लोग समझ विकसित करके पढ़ेंगे। देखिए, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, या छोटे को लघु भी कहते हैं,
ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया कि मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण है, तो इसका एक नाम और होता है एक मात्रिक। क्या? एक मात्रिक। ठीक है, और एक नाम इसका होता है मूल स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर होते हैं। अभी हम ये सारी बातें करेंगे आपसे कि इनका नाम ये क्यों है, एक मात्रिक क्यों कहा जाता है, मूल स्वर क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है देखिए, अब अगर ह्रस्व स्वर की बात हम लोग करें तो ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर की श्रेणी में यही देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट करते रहिएगा या तो रुके एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं। पहले ह्रस्व स्वर, ये आप लोग तीनों नोट कर लीजिए कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीन स्वर होते हैं। ठीक है, स्वरों के तीन भेद होते हैं, किसके आधार पर? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब हम लोग पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर या छोटा वाला स्वर। छोटा, जब आप लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो छोटा बड़ा इस तरह से भी पढ़ते हैं, तो उसी में जो छोटा वाला रहता है वही क्या होता है? लघु। ठीक है, आप जानते हैं ह्रस्व, लघु और ये छोटा, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं। हम लोगों को समझना है एक मात्रिक क्यों है और इसको मूल स्वर क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर की श्रेणी में जो आते हैं वो आते हैं अ, ई, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं को कौन सा स्वर कहा जाता है? मूल स्वर। अब आप लोग बताएं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। ठीक है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। अब मूल देखिए, मूल स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक भी कहा जाता है। एक मात्रिक इसलिए कहा जाता है, इनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है, कम समय लगता है। और मूल स्वर इसलिए कहा जाता है कि इन वर्णों का विच्छेद नहीं किया जा सकता। अब इनको इससे छोटे वर्णों में विच्छेद नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इनको कौन सा वर्ण कहा जाता है? कौन सा स्वर कहा जाता है? मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी उत्तर देंगे? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जगह कम होने की वजह से बार बार मिटाना पड़ता है, तो आप लोग नोट कर लिए हो तो चल रहे हैं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उतने समय में स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आगे चलिए, देखिए अब जो है स्वर का दूसरा जो प्रकार हमने देखा था वो था दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। अभी जैसे हमने ह्रस्व स्वर के नाम पढ़े थे, उसी तरह से दीर्घ स्वर के नाम बड़ा वाला स्वर या गुरु बोलते हैं। लघु का विपरीत होता है गुरु, मतलब बड़ा। लघु का विपरीत गुरु, बड़ा। और छोटा का जो है विपरीत नहीं होता, सॉरी, हाँ विपरीत होता है। छोटा का विलोम होता है बड़ा। तत्सम का विलोम हमेशा तत्सम होता है, इसलिए ध्यान रखें कि लघु तत्सम है तो इसका विलोम गुरु ही होगा, बड़े पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसको द्विमात्रिक कहा जाता है। अभी ये हम फिर बताएंगे कि द्विमात्रिक क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या कहा जाता है? इसको यहां से हटा, दीर्घ स्वर को बड़ा, गुरु, द्विमात्रिक, और जो है इसको हम संधि स्वर भी कह सकते हैं या कहते हैं। कौन सा स्वर? संधि स्वर। अभी बात करते हैं कि इसको हम संधि स्वर क्यों कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक बार समय देख लेते हैं। चलिए, अभी हम कहते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इसको संधि स्वर क्यों कहते हैं और द्विमात्रिक क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लें कि स्वर हमने देखा था 11 है।
4 जो है ह्रस्व हो गए, तो बचे कौन से, जो बचे वो कौन से स्वर हो जाएंगे, वही हो जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर। तो कौन कौन से हो जाएंगे, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद ए, ऐ, स्याही हल्की चल रही है, ओ, औ, अंग आह के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर। अब जरा आप लोग गिन के बताएं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। जल्दी से उत्तर दें आप लोग, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। कितनी संख्या है, 7। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये द्विमात्रिक क्यों है। हमने बताया था कि मात्रा का मतलब है उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है दोस्तों, तो जो एक मात्रिक था, ह्रस्व स्वर था, उसको हमने पढ़ा अ, कम समय लगा। लेकिन जब द्विमात्रिक होगा तो अ का 2 गुना समय लगेगा। मतलब जो ह्रस्व स्वर था, ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लेगा कौन सा, दीर्घ स्वर। कितने गुना, 2 गुना, इसीलिए द्विमात्रिक कहा गया है। जब आप छंद पढ़ेंगे, वहां पर जब मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो वहां पर मात्राओं की गिनती करने के लिए आपको आएगा, तो ये चीज वहां आपको काम देगी, कौन से एक मात्रिक होते हैं और कौन से 2 मात्रिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे आ एक मात्रिक हो गया तो उसका उच्चारण जल्दी हुआ, ये दीर्घ आ जो है इसका उच्चारण आ, तो उसका 2 गुना समय लगता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब बात आती है कि इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। तो संधि स्वर क्यों कहा जाता है, इसमें देखिए जितने भी स्वर हैं ये किसी ना किसी स्वर के साथ संधि करके बने हैं। जैसे जब संधि पढ़ाएंगे हम तो उसमें इस बारे में चर्चा करेंगे। जो आ है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ जो है, ये जो बनता है ये आ और आ के योग से, ठीक सॉरी, अ और आ के जोड़ से बनता है। और देखिए ये सब दीर्घ संधि से बनते हैं, और दीर्घ संधि में कई तरीके से जुड़ सकता है, जैसे आ और आ भी होता है, आ और आ भी होता है, या दोनों दीर्घ आ होते हैं। लेकिन हमें यह जानना है कि ये दीर्घ संधि से बनते हैं, इसका मतलब जो है ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, समान स्वरों को मिलाकर बनते हैं। जब दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग पढ़ा जाएगा। ये जो होते हैं ये किस संधि से बनते हैं, दीर्घ संधि से, है ना दोस्तों। अब देखिए फिर बात आई कि ये भी तो है, ये किस संधि से बनते हैं। देखिए ये जो दोनों वर्ण होते हैं गुण संधि से बनते हैं, आद गुण है, तो ये देखिए किस संधि से बनते हैं, गुण संधि से, है ना। ये देखिए किससे बन गए, गुण संधि से बन गए। अब बचते हैं अय और औ। ठीक है, ये आपके जो बनते हैं, ये जो दोनों वर्ण होते हैं ये आपके बनते हैं वृद्धि संधि से। किस संधि से, वृद्धि संधि से। जब आपको संधि पढ़ाएंगे तो इस बारे में पूरा वहां पर विस्तार से हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चला कि इनको संधि स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्वरों को जोड़ जोड़ कर बने हैं, इसलिए इनको संधि स्वर कहा जाता है। यहां पर एक प्रश्न और आता है, संयुक्त स्वर का नाम आता है। तो देखिए यहां पर हम बता दे रहे हैं संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर, ये प्रश्न परीक्षा में एक बार आ चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं। अलग अलग स्वरों के मेल से बनने का तात्पर्य ये है कि जैसे आ और ई क्या हो जाते हैं, ए। ठीक है, होता है ना। जब आप संधि पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा गुण संधि जैसे और देखिए ये चारों जो स्वर हैं, जब आप वृद्धि संधि पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि 2 अलग अलग स्वर मिलते हैं तो ये बनते हैं ए, ऐ, ओ और औ। तो ये चारों जो वर्ण होते हैं
ये मतलब चारों स्वर जो हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो उसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आप लोग नोट कर लें, नोट करते रहें। जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप उसको कमेंट में जरूर लिखें। एक चीज और दोस्तों, जो भी आपको प्रश्न पूछना है वो सेशन खत्म होने के बाद कमेंट में पूछा करें, क्योंकि पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं या जो भी है, कमेंट जो लाइव कमेंट होते हैं वो बाद में शो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग कमेंट बाद में किया, पढ़ते समय आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाता है लाइव करें, जो आपको प्रश्न पूछना है उधर से वो वीडियो समाप्त होने के बाद पूछा करें, जिससे हमको अगले जो है वीडियो में उसका उत्तर आपको यहाँ बोर्ड पर दे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको कई सारी चीजें आज हमने पढ़ी। स्वर में हमने स्वर के तीनों भेद, दो भेद पढ़े, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर में हमने पढ़ा कि 4 होते हैं, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। उसके बाद हमने दीर्घ स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर क्यों कहा जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसको संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। और इनको संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जब ये आपको वो वृद्धि संधि और गुण संधि पढ़ाया जाएगा उधर, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारे पास जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं प्लुत स्वर। थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं प्लुत स्वर। वीडियो लंबी होने वाली है तो ध्यान से देखेंगे। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का मतलब होता है जिसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगे, उसको हम लोग कहेंगे प्लुत स्वर। मतलब द्विमात्रिक नहीं, 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगे। इसका प्रयोग हमेशा नहीं होता है, इसका प्रयोग तभी होता है जब कोई चीज हम लोग लंबी खींचते हो, देर तक बोलते हो। जैसे किसी को बुलाना, हे, इस तरह से बुलाते हैं ना, तो हे अगर हम हे बोले केवल तो ये तुरंत खत्म हो जाएगा हे। लेकिन हम बोलते हैं हे किसी को बुलाने के लिए, तो इसके साथ और भी जुड़ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आकार। और जो है जब लिखा जाता है, देखिए कभी कभी ये भी लिखा जाता है, जब आपको ओम आप लिखते होंगे, ओम आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है ओम, है ना। तो यहां का मतलब ये होता है कि यहां पर समय ज्यादा लेना है, जैसे ओम। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहां पर बीच में ये प्लुत स्वर की श्रेणी में लाने के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब आप प्रार्थना करते हैं तो भी वहां पर हे हंस वाहिनी, तो हे जो आपने पढ़ा वो देर तक पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो जो है प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। 2 से अधिक मात्रा कह सकते हैं या कहें 3 या 3 से अधिक मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो प्लुत स्वर क्या हो गए? जिनमें दीर्घ और ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व 1 मात्रिक, दीर्घ 2 मात्रिक, और प्लुत स्वर जो होते हैं ये 3 या उससे अधिक मात्राओं वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोगों ने आज स्वर का एक जो है भाग पढ़ लिया है। जैसे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वो जो है स्वर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग बाकी की चीजें अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और स्टडी शाला का टेलीग्राम पर जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को वहां पर सारी सूचनाएं मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।